जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं? क्या ठंडी का असर आप पे दिखने लगा? क्या रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह लेट से उठते हैं? तो ऐसा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहना है। यही वो समय है जब आपको मुश्किलें होंगी और उन्हीं मुश्किलों का सामना आपको करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे वर्दी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो हम कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम कर रहे थे। और कल की क्लास में यानी कि हमने बहुत सारे प्रश्न किए जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त थे। हर प्रश्न में हमने एक नई चीज़ सीखने को दिखा। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा भी उसको। मुझे उम्मीद है कि वो सभी के सभी आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप उसको दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको वो समझ में आएगा और उस सभी प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अगर पेपर में आ जाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत बुरा होगा। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो थोड़े से गंदे लगते हैं, थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपने आगे के प्रश्नों को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास, ताकि सभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन शानदार कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, हम 32 नंबर क्वेश्चंस तक कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और उसके आगे के बहुत सारे बेहतरीन शानदार प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा। सवाल देखिए और सोचिए कि क्या अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, सवाल है, किसी संख्या में 12% की कमी करने के बाद बची हुई संख्या में 25% की कमी करने पर 2508 शेष बचता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? ठीक है, सवाल ने क्या कहा, कोई संख्या रही होगी, उसमें सबसे पहले हमने 12% की कमी कर दी। ठीक है, और अब जो बचा उसमें हमने फिर 25% की कमी कर दी। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि अब जो बचा हुआ है वो है 2508, तो संख्या क्या रही होगी? हमें एक बात पता है कि दुनिया की कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। क्लियर है? सवाल ने क्या कहा, इसमें हमने 12% की कमी कर दी। सोचो, अगर इसमें हम 12% की कमी कर देते हैं तो कितना बचेगा? तो हमारे पास बचेगा 88%। कितना बचेगा? 88% बचेगा। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि जो बची हुई संख्या है इसमें 25% की फिर हम कमी कर देते हैं। तो समझो यहाँ पर 25% का मतलब होता है 1/4, यानी इसमें से हम अगर ये 4 है तो इसमें हम 1 की कमी कर देते हैं, तो यानी कि अभी भी 3 हिस्सा बचेगा। भाई 25% का मतलब होता है 1/4, तो 25% की इसमें कमी की जा रही है। मतलब ये है कि अब जो ये 88 है, ये 88 अपने में 100% है। ठीक है, और इसमें अगर हम 25% की कमी कर देते हैं तो 88 का 75% अभी भी बचेगा। तो क्यों ना 88 का हम 75% यानी 3/4 भाग निकाल लें। ठीक है, 3/4 भाग इसका हम निकाल लें। तो 4 से इसको अगर हम काटते हैं तो ये आएगा 22, और 22 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 22 तियां 66। 22 तियां कितना मिलेगा? 66 मिलेगा। और ये जो 66% है यही बराबर हमको दिया गया है 2508 के। 2508 के बराबर ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? अब 66 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमको पता चलेगा 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो उसके पहले 8 5 13 2 15, 3 से हम इसको भाग कर सकते हैं। 3 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? 22। तो 22% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 8 24, 1 बचेगा 10, 3 त्रिक 9 और 3 छाक 18। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब ये अभी 2 से कट जाएगा या तो 11 से कट जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये 11 से कटेगा। ठीक है, तो 8 से 14, 14 में से 3 निकल जाएगा तो 11, 11 से हम इसको काट लेते हैं तो ये 2% आएगा। और 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 सते 77, 11 सते 77, फिर कितना बचेगा? 6, और 11 छिक्का 66। तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 76 आ गई, 76 आ गया। प्रश्न ने पूछा था वो संख्या क्या थी, तो वो संख्या तो 100% थी। इसको अगर हमें 100% बनाना है तो 100% इसको बनाने के लिए इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 50 से। ठीक है, तो अगर 50 से इसको गुणा करना पड़ेगा तो जो इसके इक्वल में है इसको भी हम 50 से गुणा करेंगे।
और 50 से अगर इसको हम गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। 6 पंचा कितना हो जाएगा 30, और ये वाला जीरो यहाँ पर 3 हासिल आएगा। 7 पछे 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 7 पछे 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भैया 3800 आ जाएगी, 3800। और 3800 कहाँ है, हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल था, थोड़ा सा समझना था। 100%, पहले उन्होंने 12% की कमी करी, तो हमने क्या देखा, अगर 100 में 12 को कम कर देते हैं तो हमें 88 मिलेगा। 88 में वो फिर से 25% की कमी करते हैं। तो अब जैसे 100 था तो 100 में से 12 को डायरेक्टली घटा करके हमने 88 लिख लिया। लेकिन 88 में अगर वो 25% की कमी करते हैं तो हमें यहाँ पर ये नहीं करना था कि 88 से हमें 25 ऐसे घटा देना था। ठीक है, कि 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पर 6, ये नहीं करना था। ठीक है, यही तो गलत हो जाता। आप ये समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर तो आपने डायरेक्टली घटा लिया, यहाँ पर हमने सीधे इसलिए घटा लिया था क्योंकि ये 100% था, इसको हम 100% मान रहे हैं, लेकिन ये दरअसल है तो 88, यानी 100% बराबर है 88 के। उस समय इसका 25% होगा 22 और इसका जो 75% होगा वो 66 के। तो 25% कम किया गया, 25% अगर कम किया गया तो 3/4 यानी 75% बचेगा। तो 88 का 75% कितना होता है 3/4, तो हमने 88 का 3/4 निकाला और वो आ गया 66। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 66% है ये बचा है। प्रश्न के अनुसार जो बचा हुआ भाग है वो है 2508, यानी 66% 2508 के बराबर होगा। तब अगर हम इसको काटते हैं तो ये 22% आएगा 836 के। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में बेहतर यही होता है कि आप इसको अगर 66 से सीधे भाग करते तो हो सकता है कि हो जाता, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको टुकड़ों में डिवाइड करके कर लिया, जो कि आसान है। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ा है, आप बिना लिखे हुए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो 22 की वैल्यू 836, फिर हमने 11 से डिवाइड किया, 11 की वैल्यू 2 में, तो 2 की वैल्यू आ गई 76। अगर 2 की वैल्यू 76 है तो हमें चाहिए 100%। 2 को 100 बनाने के लिए 50 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमने 76 को भी 50 से गुणा किया, ये आ जाएगा 3800। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 33 तो हो गया, इसके बाद में 34 क्या है, और 34 भी अपने में शानदार सवाल है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 34 ये रहा, क्या है देखते हैं। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं। रमन है, एक लड़का है, ठीक है, और वो अपनी आय का जो भी वो कमाता है उसका जो 80% भाग है वो व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की तथा व्यय में 10% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमको समझना है। सबसे पहली बात देखो, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आय लिख लेते हैं। ठीक है, ये आय है और यहाँ पर उसका व्यय होगा और यहाँ पर उसका बचत होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उसका बचत होगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आय तो उसकी 100% होगी अपने में, मान के चलते हैं हम, जिसमें से वो क्या करता है 80% व्यय कर देता है। तो 100 का अगर हम 80% करेंगे तो 80 ही आएगा। अब समझो कि अगर वो 100 रुपये कमाता है जिसमें से 80 रुपये वो खर्चा कर देता है तो बचत कितना करता होगा, तो 20 रुपये बचत करता होगा वो। बातें समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, अब समझते हैं। ठीक है, अब ये जो 20 है वो 100 का तो 20 ही % है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो 100 रुपये कमाता है, उस समय अगर वो 80% उसका व्यय करता है तो श्योर है कि वो 20% क्या है बचाता भी होगा। ठीक है, अब प्रश्न ने ये पूछा है कि उसकी आय में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो ये आय है, इसमें अगर 25% की वृद्धि करते हैं हम, ठीक है, तो क्या ये 125 हो जाएगा। भाई 100 का 25% सीधे 25 होता है, तो उसमें वृद्धि कर देंगे तो वो 125 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो जो बंदा है वो 125 रुपये कमाने लगा। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा, भाई जब हमारी कमाई बढ़ जाएगी तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाएंगे। प्रश्न ने ये कहा कि उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। तो ये जो 80 है इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 80 का जो 10% होगा वो 8 होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये अब 88 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। भाई 80 का जब हम 10% निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी पहले वो 80 रुपये खर्चा कर रहा था, अब कितना खर्चा करने लगा, तो 88 रुपये खर्चा करने लगा। ठीक है,
लेकिन अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई समझना है कि हमारा खर्च बढ़ गया, हमारी कमाई बढ़ गई, तो श्योर है कि बचत पे भी कोई ना कोई फर्क पड़ा होगा। तो क्या फर्क पड़ा है उस चीज को देखते हैं। तो अब समझो कि जब वो 125 रुपए कमाने लगा और 88 रुपए क्या करने लगा, वो खर्चा करने लगा। ठीक है, 125 रुपए जब वो कमाने लगा है और 88 रुपए खर्चा करने लगा है, तब इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि उसको बच कितना रहा होगा। तो आय में से व्यय को घटा देते हैं, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि उसकी जो बचत है वो अभी कितनी है 37 रुपए है। बात समझ में आ गई। लेकिन प्रश्न ने हमसे ये नहीं पूछा कि अभी है कितनी, प्रश्न ने ये पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो मुझे बताओ, पहले 20 था और अब कितना हो गया 37, कितना बढ़ गया 17। तो हम ये कह सकते हैं कि बचत में जो वृद्धि है, बचत में जो वृद्धि प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 17 की वृद्धि हुई, किस पे हुई भैया 20 पे हुई है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत बनाना है, 100 से गुणा कर देंगे हम। तो 20 से कम 20 पंचे 100 और 17 पचे कितना होता है 85। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो बचत है उसमें 85% की वृद्धि हुई है और 85% हमारा ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी शानदार सवाल था, कोई दिक्कत है नहीं है, बहुत ही बेहतरीन था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। आय, सवाल ने क्या कहा, एक व्यक्ति की आय कुछ है और जितना भी है उसका 80% वो क्या करता है, खत्म कर देता है, यानी कि खर्चा कर देता है। ठीक है, 80% क्या करता है, वो बचत कर देता है, खत्म कर देता है। तब बचत जो होती है वो 20% की होती है। फिर उसने क्या कहा कि अगर उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, तब उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। आय में अगर 25 की वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा, व्यय में अगर 10 की वृद्धि करेंगे तो 88 हो जाएगा। इन दोनों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी बचत अब 37 रुपये है। पहले उसकी बचत 20 रुपये थी, अब 37 है, 17 की वृद्धि हो गई 20 पे। भाई पहले 20 था तो 20 से ही तो 17 बढ़ा, तब तो 37 हुआ। तो जो 17 है वो 20 का कितना प्रतिशत है, यानी कितना बढ़ा, तो 85% बढ़ गया। क्लियर है, बहुत शानदार था। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 35, और देखते हैं, ये भी शानदार है, बहुत ही आसान सा है सवाल। ठीक है, क्या है देखिए, 35 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये है तो उसका आय क्या होगा। सवाल क्या है, एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। अब 15% वो प्रतिशत में देखें तो 15% खर्च करता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि वो 75 रुपये खर्च कर रहा है। तो यानी ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब अगर 15 बराबर है 75 के तो 1% बराबर होगा 15 पचे 75 5 के। अब अगर 1 बराबर है 5 के तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 100% होगा वो 2 जीरो इधर चिपका दिया, तो 2 जीरो हम इधर भी चिपका देंगे। हम ये कह सकते हैं कि वो 500 रुपये के बराबर होगा। और 535 में हमको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 35 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, बहुत आसान था, इसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। चलिए, शानदार था। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और प्रश्न संख्या 36 ये रहा। क्या है, राम अपने वेतन का 14% तथा श्याम अपने वेतन का 22% की बचत करता है। मतलब राम और श्याम दो लोग हैं। ठीक है, ये दोनों नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी भविष्य में करने वाले हैं, तो वैसे ही इनको पहले नौकरी मिल चुकी है। अब ये क्या करते हैं, राम जितना भी कमाता है उसका 14% बचत करता है, श्याम जितना कमाता है उसका 22% बचत करता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये राम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। ठीक है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है तो ये 14 हो जाएगा, और ये श्याम कितना बचत करता है, 22% बचत करता है। ये है उनके बचत। ठीक है, अच्छा, अब क्या सवाल आगे कह रहा है कि यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, यानी इनका जो वेतन है वो आपस में समान है। भाई अब एक ही साथ में दो लोग नौकरी पाओगे
तो दोनों लोगों की सैलरी तो समान होगी। अब बात यह है कि कोई कुछ ज़्यादा रुपए बचा लेता है, कोई कुछ कम रुपए बचाता है, ठीक है। किसी के खर्चे ज़्यादा होते हैं, किसी के खर्चे कम होते हैं, तो जिसके खर्चे कम होंगे श्योर है कि उसका पैसा ज़्यादा बचेगा। अब सवाल ने क्या कहा कि यदि श्याम की बचत 1540 रुपये है, समझो इनको अगर हम आपस में काटें तो ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 11 में कितना हो जाएगा 22, यानी श्याम 11 रुपये बचा रहा है और राम 7 रुपये बचा रहा है। लेकिन श्याम मेरे हिसाब से 11 रुपये बचा रहा है, प्रश्न के हिसाब से वो 1540 रुपये बचाता है। प्रश्न के हिसाब से वो 1540 रुपये बचा रहा है। तो हम देखते हैं कि 11 अगर 1540 बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। 11 से क्या करते हैं, इसको भाग करके देखते हैं। तो 11 एकम कितना होगा, 11 कितना बचेगा 4, 11 चौके 44 और 0, ये कितना हो जाएगा 144। यानी 11 को जब हम 140 से गुणा करेंगे तो 154 जीरो आएगा। 7 को भी हमको क्या करना है, 140 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा, ताकि हमको ये पता चल पाए कि राम की बचत कितनी है, ठीक है। सवाल पूछ क्या रहा है, तो राम की बचत कितनी है। तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98 और ये 0 चिपका देंगे 980 रुपये। क्लियर है, यानी कि राम की बचत कितनी है 980 रुपये। ऐसा तभी संभव हो पाया है क्योंकि इन दोनों का जो वेतन था वो समान था। मतलब राम का और श्याम के अगर हम 100% की बात करें तो वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ से जो वैल्यू निकली उसको हम यहाँ पर रख पाए। अगर इन दोनों का वेतन अलग होता तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाती हैं। तो प्रश्न को ऐसे भी देखना है, ठीक है। चलो, बहुत शानदार था। तो 900 कितना आ गया, 14 सत्ते 98, 980 और 980 जो था वो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या था, सही था, ठीक है। ऑप्शन हमने नहीं बताया था, बी वाला जो ऑप्शन था वो हमारा सही था, 980 रुपये। चलिए, शानदार था, ठीक है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन देखते हैं कि आप इसको कैसे समझते हैं। सवाल नंबर 37 ये रहा। क्या है, लोहा, रेत और सीसा। लोहा, रेत और सीसा के मिश्रण में, मतलब 3 चीज़ें हैं, इनका मिक्सचर है हमारे पास कोई। इसमें 20% लोहा है, 38% सीसा है और बाकी जो भी कुछ बचा वो रेत है। तो देखो समझते हैं भाई, लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा है 20%, ठीक है। और अगर हम बात करें सीसा की तो सीसा है 38%। बाकी सवाल ने क्या कहा कि बाकी जो भी कुछ है वो सब रेत है, वो क्या है, रेत है। अब मुझे एक बात बता दो कि 20 और 38 कितना होता है, 30, 20 50 और 8 58, यानी कि मिक्सचर में लोहा और सीसा का जो दोनों का मिल करके परसेंटेज है वो है 58%। तो रेत कितना होगा, रेत होगा 42%। क्यों होगा, इसको 100 से घटा दो तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। क्यों 100 से क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो मिक्सचर है वो अपने में कितना है, 100% होता है, ठीक है। तो रेत कितना है, 42% है। लेकिन सवाल ने क्या कहा है कि तो 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितना है। अब 400 ग्राम मिश्रण है, 400 ग्राम क्या है, मिश्रण है, इसमें रेत हमें पता करना है, तो रेत तो 42% ही होगा ना। तो उसी को हमें निकालना है कि 400 का 42% कितना होगा। 2 से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 42 को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा भैया, 168। कितना आएगा, 168। तो हम कह सकते हैं 168 ग्राम हमारा रेत हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शानदार था, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे प्रश्न थे। चलो, इसके बाद में हम कहाँ चलेंगे, वहीं चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। तो कैसी लग रही है आपको क्लास, अगर मज़ा आ रहा हो तो फिर आप लाइक वाले बटन को एक बार क्लिक कर दीजिए और इसको सभी लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अभी कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा आपको, शेयर कर दीजिए और उसके बाद में फिर हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार अगला प्रश्न भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि ये रहा। क्या है, देखते हैं। 2 कक्षा में क्रमशः 20 और 30 बच्चे हैं। 2 कक्षाएं हैं, एक में 20 बच्चे हैं और एक में 30 बच्चे हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इन कक्षाओं में उत्तीर्ण बच्चों का जो प्रतिशत है वो 80% है, यानी 80% है और 60% है। मतलब हम ये समझ लेते हैं कि एक कक्षा ए है और एक कक्षा बी है। ए में 20 लड़के हैं और यहाँ पर 30 लड़के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तीर्ण,
उत्तीर्ण विद्यार्थी की, उत्तीर्ण बच्चों की, तो इसमें 80% उत्तीर्ण हैं और इसमें जो है वो 60% उत्तीर्ण हैं। अब हमें पता करना है कि 20 का 80% कितना होता है, तो इसका 80% हो जाएगा 16 और इसका 60% हो जाएगा 18। तो हम ये कह सकते हैं कि ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो 80 है, लेकिन उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 16 है। 30 में यानी बी क्लास में अगर हम बात करें तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो 60 है, लेकिन उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 18 है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो भैया ये कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 16 और 18 34। कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। यानी कि उन दोनों कक्षाओं को मिला करके जो कुल बच्चे पास हुए वो कितने पास हो गए, 34, 34 बच्चे पास हो गए। प्रश्न पूछ रहा है ये 34 कुल कितना प्रतिशत है, तो भैया किसमें प्रतिशत निकालेंगे कि कुल बच्चे कितने हैं, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसको रख देंगे, 50 को रख देंगे। अब एक बात बताओ, 50 को 100 बनाने के लिए क्या करें, 2 से गुणा कर दें, ठीक है, या हम 100 सीधे लिख लेते हैं। तो 50 दूनी 100 और 34 दूना कितना हो जाएगा, 168, ठीक है। हम 168 क्यों लिख रहे हैं, 34 दूना कितना हो जाएगा, 68, ठीक है। 34 दूना कितना हो जाएगा, 68, ठीक है। 2 चौके 8, 2 तियां 6, तो ये हो जाएगा 68%। क्लियर है, 68%। यानी कि उस कक्षा में अगर हम दोनों कक्षाओं का बात करें, ठीक है, दोनों कक्षाओं को मिला करके बात करें, तो वहाँ पर उत्तीर्ण बच्चों का जो प्रतिशत आएगा वो 68% आएगा और 68% हमारे ऑप्शन ए में है, जो कि सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है, यहाँ तक की कोई समस्या नहीं है। शानदार तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। चलिए फिर हम चलते हैं अपने आगे। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। और 39 का जो प्रश्न है एक नया टाइप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक जो कर रहे थे उसे थोड़ा सा हटके है। बस आपको क्या करना है कि समझना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। अगर आप नहीं समझोगे तो नहीं लगा पाओगे। मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ आप सभी से कि प्रश्न जो भी कुछ कहे, देखो कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे उसमें प्री मेंस कुछ भी होता हो, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें एक टाइम दिया होता है और टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है, टाइम बहुत ही कम होता है और हमें ऐसा लगता है कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, समय बहुत कम है, तो एक बात ये समझिएगा कि वहाँ पर जो भी प्रश्न आता है, जो भी प्रश्न आता है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन क्यों ना लगे, उन सभी को करने का जो एक क्लू होता है, ठीक है, एक सीक्रेट जिसको हम कह सकते हैं, वो उसी प्रश्न में छुपा हुआ होता है। अब बात यह है कि हम उसको कैसे ढूंढ पाते हैं। जो भी बच्चा उस सीक्रेट को वहाँ से ढूंढ लेता है कि इस प्रश्न में वो चीज़ कहाँ पर छिपी हुई है जहाँ से इस प्रश्न के आंसर की तरफ हम जाएंगे, उसका प्रश्न बहुत ही जल्दी लग जाता है। और जो उसको नहीं ढूंढ पाता है उसके लिए वहाँ पर समय की कमी हो जाती है और फिर वो 1 या 2 प्रश्नों में उलझ करके रह जाएगा और उसके प्रश्न हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो सीक्रेट, उन प्रश्नों के आंसर तक पहुंचने के लिए जो वो सीक्रेट होती है वो आपके लिए पाना बहुत ज़रूरी है और उसको पाने के लिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल अगर आपसे लग जाते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ आ गई। सवाल को आप कितना समझ पाते हैं ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि मैथ के अगर मान लो कोई भी एक किताब ले लो, आप उसकी 10 बार लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ के सवाल आपको याद हो जाएंगे। सवाल देखोगे आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसका तो आंसर ये होगा, यहाँ तक कि आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जब पेपर देने के लिए आप जाओगे तो सोचो कि पेपर में उसी बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेपर में डिजिट चेंज होंगे, डाटा चेंज होगा, हाँ कॉन्सेप्ट वही हो सकता है, तरीका वही हो सकता है। तो आप क्या करोगे, अगर वहाँ पर क्वेश्चंस का डाटा चेंज कर दिया गया और आप तो रट करके गए हो तो फिर नहीं हो पाएगा। इसके लिए प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझिए जरूर प्रश्न को, सीखिए एक बार। जब आप मैथ सीख जाओगे फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 39 ये है। क्या कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है
कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी 190 अंक प्राप्त करके 35 अंकों से फेल हो गया। उस विद्यार्थी का पूर्णांक कितना है? अब मुझे एक बात यहाँ पर क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में हमको क्या करना होता है, उस बच्चे को पास कराना होता है। उस बच्चे को क्या कराना होता है? पास कराना होता है। समझो, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं और हम चीज़ों को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए 36% मार्क चाहिए ही चाहिए। मतलब कि अगर किसी भी बच्चे को 36% नंबर मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता है। लेकिन एक बच्चा है, उसको नंबर मिले 190 और वो 35 अंक से फेल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस बच्चे को 190 की बजाय इसमें 35 नंबर और मिल गए होते तो वो पास हो जाता। तो अगर इसको हम 35 नंबर और दे दें तो हम कह सकते हैं कि ये पास हो जाएगा। और पास कब होगा? जब उसके नंबर 36% होंगे। यानी कि अगर 190 में हम 35 जोड़ दें तो क्या ये दोनों मिलकर के 36% हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि 190 में 35 जोड़ने पर वो पास हो जाता है और 36% नंबर पाने पर भी वो पास हो जाता है। तो हम ये अब बिल्कुल कह सकते हैं अच्छे तरीके से कि 36% ही बराबर होगा किसके बराबर होगा? 5 और 19 3 22 225 के बराबर होगा। अब अगर 36% बराबर है 225 के, तो प्रश्न पूछ रहा है कि 100% किसके बराबर होगा? क्योंकि हमें हमारा पूर्णांक चाहिए। काट देते हैं, 9 चौके 36, ठीक है, और 9 से इसको काट देते हैं, कितना होगा? 9 दूनी 18, 9 पछे 45, यानी कि 4% बराबर है 25 के। अगर हमें इसको बनाना है 100, क्योंकि 100% की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, ये प्रतिशत है, 0 नहीं है। अगर 4 को 100 बनाना है तो गुणा करना पड़ेगा 25 से, तो इसको भी हम गुणा कर देंगे 25 से, और 25 को 25 से जब हम गुणा करेंगे तो वो आएगा 625। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 100% होगा उस बच्चे का, वो हो जाएगा 625 के। तो यानी कि उस बच्चे का जो पूर्णांक है वो 625, ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही हो जाएगा। हमें उस बच्चे को पास कराना ही कराना है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, समझ में आ गई बातें? बहुत शानदार। चलो अब इसके बाद में हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न था ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो नंबर 40 क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। वो 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। विफल होने का मतलब फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है, मतलब पूर्णांक क्या है? ठीक है, चलो क्या कहा सवाल ने कि एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसे 67 मार्क मिलते हैं, 67 नंबर मिलते हैं, और वो 13 अंकों से 13 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर हम 67 के बजाय उसको 13 और दे दें, भाई 67 उसको मिला, 13 नंबर उसको और दे दें, तो हम कहेंगे कि वो पास हो जाएगा। और अगर वो पास हो गया तो मतलब उसको 40% नंबर मिले। तो यानी कि 40% ही बराबर होगा 67 + 13 के। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। यानी कि 40% जो है वो बराबर है 80 के। तो सोचो जरा कि 1% किसके बराबर होगा? ये होगा 2 के। तो अगर इसको हमें 100 बनाना है, या 1 को 100 बनाने के लिए ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे 100%, 2 जीरो चिपका दिया और इधर भी 2 जीरो चिपका दो। तो एक उसका जो मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है, अधिकतम पूर्णांक जो है, अधिकतम अंक, वो कितना हो जाएगा? 200। और 200 ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? बहुत शानदार था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको किया है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको कैसी लगी? क्या कोई भी समस्या है? क्या इसमें ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको कम समझ में आया हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसको दोबारा से समझाने की कोशिश की जाएगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी समस्या आपको किसी भी क्वेश्चंस में ना रहे, इसलिए
मैं बहुत ही आराम से इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक भी % की कमी ना महसूस हो और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसमें आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो। फिर भी यदि आपको कोई भी है समस्या जो आपको कम समझ में आया, इसमें का कोई भी प्रश्न या जितना भी हमने पढ़ा है परसेंटेज, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, कहीं भी कुछ भी पढ़ा है, कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर कौन से नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसको अगली क्लास में ज़रूर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे और उनको करने के बाद में SSC GD प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी परसेंटेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सबसे लास्ट में करेंगे। यानी कि जितने क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर के आया हूं, जिनको मैंने खुद सेलेक्ट किया हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकते हैं, उनको करने के बाद में, यानी कि जब मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसको करने के बाद में हम लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और तब आप ये देखना कि जो मैंने पढ़ाया है क्या वैसा ही प्रश्न पूछा जाता है या जितना मैंने पढ़ाया है क्या उतना पढ़ करके आप SSC GD के एग्ज़ाम में मैथ को खल्लास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है जितना आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। बेहतरीन प्रश्न और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।